जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि टॉपिक क्या है। ये कई लोगों ने सवाल मुझसे पूछा है, ज़मीन प्रॉपर्टी विवाद का अस्थायी समाधान। आपको बताऊंगा कि ज़मीन और प्रॉपर्टी विवाद का अस्थायी समाधान कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जितनी भी लड़ाइयाँ, जितने भी केस, जितने भी मुकदमा अभी हो रहे हैं या पहले हुए हैं, मतलब कि आप गांव में देखते होंगे, छोटे शहरों में देखते होंगे या फिर बड़े बड़े शहर में भी देखते होंगे कि प्रॉपर्टी का जो है आपसी विवाद, पैतृक विवाद। पैतृक किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। पैतृक हम उसे कहते हैं जो बाप दादा परदादा की संपत्ति होता है और बंटवारा में जो दिक्कत आती है, जिसके कारण केस होता है, मुकदमा होता है, मारपीट होती है, लड़ाइयाँ होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम केस लड़ते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता है। आपस में भाइयों से ही लड़ते हैं, चाचा से लड़ते हैं, पटीदार से लड़ते हैं, खानदान के लोगों से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं ये जान लीजिए। इसलिए लड़ते हैं कि इसका अस्थायी समाधान हमारे दादा ने करके नहीं गया, हमारे पापा ने इसका अस्थायी समाधान नहीं किया। मैं तो कर लूँ, आप कैसे इसका अस्थायी समाधान निकालेंगे कि आगे आपकी पीढ़ी न लड़े, या फिर उनको क्या करना चाहिए था कि अभी आपकी लड़ाई नहीं होती। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ भाइयों, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। अगर ये वीडियो छूट गया, अगर ये वीडियो नहीं देख पाए, आप स्किप कर दिए, तो समझिए फिर आप जमीन विवाद में पड़ते रहेंगे। आपके बाल बच्चा जो है, आपका जो आने वाला पीढ़ी है, इसी चक्कर में उलझता रहेगा। लेकिन इस चीज़ को आप समझ लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं गारंटी से दावा करके कहता हूं आपको, कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। जमीन विवाद तो होगा ही नहीं, प्रॉपर्टी विवाद तो होगा ही नहीं। इस चीज़ को आज समझाने जा रहा हूं पूरा डिटेल्स में। देखिए, हमारे देश में बहुत सारा कानून है, बहुत सारा कानून है। इसमें भी एक कानून है जो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही सिंपल है और बिल्कुल ही कम खर्च में होता है, ना के बराबर खर्च में होता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। अब आप सोचेंगे लोग कराते क्यों नहीं है, तो मैं बता दूं, लोगों को जानकारी नहीं है और लोगों के अंदर कुछ डर है। लगता है कि कानूनी चीज़ है, मैं कैसे करा सकता हूँ, कहाँ कराना होगा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आगे क्या करना है। अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं, जमीन विवाद खत्म। आपको करना क्या है, वसीयत के बारे में समझाऊंगा। बिल, जिसे विल कहते हैं, सुनने में बहुत आसान शब्द लग रहा होगा या आपने पहले सुना भी होगा, लेकिन ये आपके आने वाले पीढ़ी का जो झगड़ा है, लड़ाई है, प्रॉपर्टी विवाद है, जमीन विवाद है, उसको आसानी से ख़त्म कर सकता है। अब आइए सीधा मैं बताता हूँ, उसी मुद्दे पर आता हूँ जो आपको करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर किसी के नाम से, कोई व्यूअर देख रहे हैं उनके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन है, और उनका उम्र हो रहा है, जैसे वो 50 वर्ष के हो गए, 55 वर्ष के हो गए, उन्हें लगता है कि हमारा 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 2 बेटा है, 1 बेटी है, 2 बेटी है, 1 बेटा है, और उन्हें लगता है कि मुझे अपने जीते जी इस प्रॉपर्टी को इस तरह से बांट देना चाहिए बच्चों में कि कभी लड़ाई ना हो। और वसीयत का क्या खासियत है, सबसे बड़ी खासियत आप जान लीजिए, जो लोगों को मालूम ही नहीं है, डर जाते हैं। वसीयत का खासियत है कि आप जो वसीयत कर देते हैं, उनके नाम से वसीयत कर देते हैं, भले ही कर देते हैं, लेकिन जब तक आप जीवित हैं, मतलब जब तक आप जिंदा है, तब तक वह प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। ये बात अगर समझ जाए इंसान तो कभी लड़ाई ही नहीं होगा। ये वसीयत और विल ऐसा चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एकदम बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ। मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूँ, मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, मैंने कोई ज़मीन खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, गाड़ी खरीदी है, हर चीज़ का वसीयत होता है, तो खरीदी है और मेरे नाम से है। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, या फिर 2 बेटा है, 2 बेटी है, इस तरह के हैं बच्चे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र हो रही है, या फिर मैं बीमार रह रहा हूँ, या फिर मुझे हमेशा डर रहता है कि मेरे ना रहने के बाद क्या होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तभी ये काम करूँगा, मैं मरने लगूँगा तभी ये काम करूँगा, मैं हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाऊँगा तभी ये काम करूँगा। ऐसा नहीं। आप जवानी में भी, आप 50 वर्ष के हैं, 55 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं, एवरेज आयु 70-80 वर्ष लोगों का होता है, तो आप 50-60 में एक वसीयत बना सकते हैं। वसीयत में क्या करना होता है, सिर्फ एक स्टाम्प पेपर लेना होता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आपको करना है कि कोई भी एक एडवोकेट को पकड़िए। एडवोकेट जान लीजिए, वकील, अधिवक्ता जिसे कहते हैं, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, किसी प्रकार का वकील है। वसीयत बनाना सब कोई जानता है। वो आपको एक स्टाम्प पेपर ला देगा, सारी बातें उसमें लिख देगा।
आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है, अपना फिंगर देना है, फोटो लगाना है, और जिसके नाम से वसीयत कर रहे हैं उनका सिग्नेचर, फिंगर और फोटो लगता है। उसमें ये सारी चीज़ मेंशन रहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम की है। जो प्रॉपर्टी आप वसीयत कर रहे हैं, कोई ज़मीन वसीयत कर रहा है, चाहे जितना भी ज़मीन है सबके अलग अलग नाम से वसीयत कर रहा है, उसमें ये चीज़ लिखा रहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है जो मैं वसीयत कर रहा हूँ अपने बच्चों को, चाहे बेटा को दे रहा हो, बेटी को दे रहा हो, या फिर सभी में बराबर बराबर डिवाइड कर रहा हूँ, मैं जब तक जीवित हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब मैं जब तक जीवित हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी है। न मेरा बच्चा इस पर अधिकार जमा सकता है, न उसको बेच सकता है, न इसे रेंट पर दे सकता है, न इसका उपयोग कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जब मैं नहीं रहूँगा, मेरा स्वर्गवास हो जाए, मेरा निधन हो जाए, उसके बाद जो वसीयत में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से डिवाइड होगा। ये सारा लिखा रहता है। इसीलिए वसीयत का मतलब यही होता है, वसीयत का नियम ही है। अगर ना भी लिखेंगे ना इस बात को तो भी वसीयत का नियम ही है। अगर ऊपर वसीयत लिखा हुआ है, बिल लिखा हुआ है, बना दिया आपने, तो वसीयत का नियम भी है कि आप जीवित है, आपका प्रॉपर्टी है, आपका बच्चा नहीं ले सकता है, न उसको किराए पर दे सकता है, न यूज कर सकता है बिना अनुमति के, कुछ भी नहीं कर सकता है। आप ना रहेंगे तो जितना का वसीयत है तभी वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर डर कैसी, लोग डर जाते हैं कि वसीयत कर देंगे तो मुझे घर से निकाल देगा, मुझे रहने नहीं देगा। भाई साहब वो वसीयत आपके पास रहेगा, उसके हाथ भी लग गया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वसीयत का मतलब ही होता है कि जीते जी आपकी प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी। अब इसमें खास बात ये बताया, तो आप ये सोचेंगे कि 4 बच्चा है, मेरा 3 बच्चा है, एक कमा के नहीं दे रहा है, एक कमा के दे रहा है, एक आवारा निकल गया, एक गुंडा निकल गया, क्रिमिनल निकल गया, मुझ पर ध्यान नहीं देता है, मेरे घर से मतलब नहीं रखता है, मुझे उसे बेदखल करना है, उसे नहीं देना है, मैं कैसे वसीयत बनाऊँ। मैं आपको बता दूं, आपके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसमें बेटियां भी हैं, तो आपको वसीयत कैसे करना है। वसीयत का मतलब ये नहीं होता है कि सबको इक्वल देना है, बराबर देना है, ऐसा नहीं होता है। आपके नाम की प्रॉपर्टी है। आपके कोई बच्चा जो बदमाशी कर रहा है, आपको देख नहीं रहा है, आपको बात नहीं मान रहा है, आपके गाइडलाइन पर नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि मुझे उसे नहीं देना है, तो आप जीते जी जिसको वसीयत करेंगे, मतलब 4 बच्चा है तो जरूरी नहीं कि चारों को वसीयत करना है, आप 3 को भी कर सकते हैं, चौथा कभी हक नहीं जमा सकता है, कहीं भी चला जाए उसका उसमें कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जीते जी आपने वसीयत बना दिया। तो जिसके नाम से, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास 2 बेटा है, 2 बेटी है, आप चाहते हैं बेटों को देंगे, बेटी को नहीं देना है मुझे, हो सकता है मेरे न रहने के बाद मेरी बेटी अधिकार जमाने आ जाए, क्योंकि नियम है, कानून है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत कोई भी बेटी अब जाके माँ के, पिता के नाम के प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार ले सकता है, अपना पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार ले सकता है। तो ये कानून है। तो अगर आपको लगता है कि बाद में मैंने अपनी बेटियों को अच्छे घर में शादी कर दिया है, अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है, अच्छा एजुकेशन दिया है, सब चीज़ कर दिया है, लेकिन फिर भी लगता है कि वो आकर मेरे बेटों को परेशान करेगी, तंग करेगी, आप उसे देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसके शादी में आपने बहुत खर्च कर दिया है और उसके हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं है, चाहते हैं सिर्फ बेटा का ही हो, तो आप वसीयत सिर्फ बेटा को कर सकते हैं। आपके पास 2 बेटा है, एक बेटा उसके नाम से वसीयत कर देंगे कि मेरे न रहने के बाद ही मेरे दोनों बेटा का होगा। बेटा के नाम के साथ जो प्रॉपर्टी है वो एक सिंपल सा नक्शा हाथ से बना दीजिए कि ये नंबर इसका रहेगा, ये खाता नंबर, खसरा नंबर इसका रहेगा, सारा चीज मेंटेन कर देगा। आपको कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता दूं, मैं इतना समझा रहा हूं इसलिए कि थोड़ा जानकारी आपको हो। ये सारा चीज आप किसी वकील को पकड़ेंगे, एडवोकेट को पकड़ेंगे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी वसीयत बना देगा, वो सारा चीज लिखा रहता है। तो आप दोनों बेटे के नाम से करेंगे या एक बेटा है, 2 बेटा है, 3 बेटा, जिसके नाम से करेंगे वो प्रॉपर्टी आपके न रहने के बाद सीधा उसके नाम पर हो जाता है। डायरेक्ट उस जमीन को अपने नाम से मोटेशन करवा सकता है, दाखिल खारिज करवा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता भी है तो होता क्या है कि उस वसीयत को कोर्ट से भी ऑर्डर करा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत रहेगा तो बिल्कुल आसानी से कोर्ट से ऑर्डर, कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर दिया जाएगा कि हाँ इन दोनों के नाम से वसीयत है, इसका मोटेशन कर दिया जाए, और आसानी से हो जाता है। तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। मैं बिल्कुल जमीन विवाद की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी विवाद की। ये लड़ाइयाँ अगर ऐसा करके हर बंदा जाए, हर गार्जियन ऐसा करके जाए, हर अभिभावक ऐसा करके जाए, कभी भी बच्चों में लड़ाई नहीं होगी। फिर उसके बच्चे अपने बच्चों के लिए वसीयत करेंगे, फिर उसके बच्चे अपने बच्चों के लिए वसीयत करेंगे, वसीयत करते जाए तो कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जीते जी आपने बांट दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि लोगों में डरने की जरूरत नहीं है। आप जीवित जब तक है, उस वसीयत को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, जबरदस्ती आपसे नहीं ले सकता है, वो रजिस्टरी नहीं होता है। वसीयत का मतलब होता है आपके ना रहने के बाद, तो आप उस हिसाब से वसीयत कर सकते हैं। अब इसमें कई सवाल भी उठते हैं। आपके मन में एक सवाल और उठेगा, ये उठेगा कि मैंने बच्चों के नाम से ठीक है वसीयत कर दिया, मेरे 2 बच्चे अच्छे थे, 3 बच्चे अच्छे थे, या 4 बच्चे अच्छे थे, मैंने सबके नाम से वसीयत कर दिया, लेकिन बाद में वसीयत करने के बाद में अगला बदमाशी करने लगे, अगला परेशान करने लगे, अगला है कि मेरा खर्च बंद कर दे, मुझे देख रेख ना करे, तो मैं क्या करूँगा? वसीयत तो बन चुका होगा, अब हम क्या कर सकते हैं? बाद में बदल भी नहीं सकते, मेरे ना रहने के बाद तो उसका भी होगा, वो भी लड़के लेगा।
तो मैं आपको बता दूं, वसीयत का मतलब ये नहीं होता है कि आपने वसीयत बना दिया और वो पत्थर की लकीर हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि वसीयत रद्द भी होता है। आप अपने जीते जी रद्द भी करा सकते हैं, रद्द ना भी कराए तो दूसरा वसीयत बना लेते हैं तो पीछे वाला ऑटोमेटिक रद्द माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वसीयत कर देंगे बेटी के नाम से, बेटे के नाम से या फिर किसी के नाम से तो वो आपको नहीं देखेगा, आपको नहीं मानेगा, आपको घर से निकालने की कोशिश करेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, सारा आप ही का रहेगा। आप वसीयत बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इस चीज़ को जान लीजिए। यही सब लोगों को मालूम नहीं है, लोग डरते हैं और डरने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं या फिर निधन हो जाता है। आगे चल के बच्चे उस जमीन के लिए कोर्ट, सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। पता चलता है कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख की ज़मीन है और बच्चे सब 50-50 लाख रुपया 20 साल में खर्च कर लेते हैं। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं लगता है, अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं। लेकिन गार्जियन ये करके जाए तो लड़ाइयाँ होगी ही नहीं। अभी देखते हैं ख़ास तौर पर भाई बहन में ज़्यादा लड़ाई हो रहा है प्रॉपर्टी की वजह से। भाई जब डेवलप करने लगता है, कुछ अच्छा कर लेता है, बहुत ज़्यादा कर लेता है, बाद में बहन मांगने आ जाती है। जबकि बहन के शादी में, ये इंसानियत के नाते बता रहा हूँ, बहन के शादी में कोई भी पापा हो भाई हो, वो शादी जब करता है तो आप जानते हैं हमारे भारत में कितना खर्च होता है। जिसका जितना औकात है उस हिसाब से खर्च करते हैं। मान ली कि जिसके पास अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख की प्रॉपर्टी है, देखा जाए तो दो बहन की अगर शादी करता है तो उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। उसका शादी में उस दिन के हिसाब से खर्च किया जाता है। बाद में उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है। प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है लेकिन 10 साल 20 साल बाद बहन है सो अपने पति के बहकावे में हो, ससुराल वाले के बहकावे में हो, हिस्सा मांगने आ जाती है, अधिकार मांगने आ जाती है। और इससे होता क्या है कि भाई बहन में लड़ाइयाँ होने लगता है, मुकदमा हो जाता है, केस हो जाता है, केस चलता है और लास्ट में भाई को अपने बहन को देना ही होता है। बेईमानी नहीं कर सकता है, कानून है, नियम है, उससे देना ही है। चाहे 20 साल केस चले, 10 साल केस चले, 5 साल केस चले, चाहे 1 साल में जजमेंट आ जाए, उसको देना ही है। ये कानून है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पचड़ों में ना पड़े हमारे बच्चे, लड़ाई ना करें, किसी प्रकार का मुकदमा ना हो, आपस में मारपीट ना करें, तो आप वसीयत बना दें, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बहुत सारे सवाल है। अब मन में आपके सवाल आएगा कि वसीयत किसके किसके नाम से कर सकते हैं। ये भी मन में आएगा कि बच्चों के नाम से ही कर सकते हैं या किसी और के नाम से भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रॉपर्टी जब आपके नाम से है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपके नाम से प्रॉपर्टी हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन में ही वसीयत किया जाए, विल किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके भले ही 2 बच्चे हैं, आपको देख नहीं रहे हैं, आपको छोड़ के विदेश चले गए, आपको छोड़ के अदर स्टेट चले गए, आप गांव में रहते हैं, कहीं रहते हैं, परेशान है, कोई और आपकी मदद कर रहा है, किसी की मदद से जी रहा है, या फिर बेटी आपको सिर्फ देख रही है, तो आप किसी को भी, नौकर को कर सकते हैं, आपको जो सेवा कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोला कर सकते हैं तो कर ही देना। आपको जो लगे, मतलब बच्चे हैं आपके, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे आपको देख नहीं रहे हैं, मैंने आपको बताया कि विदेश चला गया, आपको देख नहीं रहा है, किसी अदर स्टेट में जाकर बस गया, आपको देख नहीं रहा है, परेशान है, कोई और मदद कर रहा है, आप चाहते हैं कि मैं उसको प्रॉपर्टी दे दूँ, हमारा बेटा बाद में आकर उससे लड़ाई ना करे, या ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी, तो आप वसीयत बना सकते हैं किसी के नाम से। बिल में और वसीयत में कभी भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ब्लड रिलेशन में ही कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ये 2022 की ही बात है, मात्र 2 या 3 महीने पहले की बात है। उत्तराखंड की एक महिला ने, जो 60 वर्ष की बुजुर्ग थी, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, और उसे लगता था कि अब मैं नहीं जी पाऊंगी, या फिर मेरे मरने के बाद हो सकता है पड़ोसी या फिर मेरे रिश्तेदार या बाहर के लोग जो मुझे आज देख नहीं रहे हैं, मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे यहाँ आ नहीं रहे हैं, और बाद में प्रॉपर्टी लेने आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी राहुल गांधी के नाम से वसीयत कर दिया। अभी हाल ही की घटना है, उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी राहुल गांधी के नाम से वसीयत कर दिया। अब क्या होगा ये समझ लीजिए, इससे सीधा साबित होता है, आप समझ सकते हैं कि कोई किसी को कर सकता है। अब क्या होगा, वो जब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाएगी, कभी स्वर्गवास हो जाएगा, वो सीधा सीधा प्रॉपर्टी राहुल गांधी की हो जाएगी, कोई उस पर दावा नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, राजेश खन्ना की मृत्यु हुई थी। राजेश खन्ना जब मरे थे उस समय उनके प्रॉपर्टी लेने के लिए आशीर्वाद बंगला था जो 600 करोड़ रुपए का था। आपने सुना होगा, 600 करोड़ रुपए का था। उसमें दावा करने के लिए कौन कौन आया, उनकी वाइफ डिम्पल काबाड़िया, जो डिम्पल खन्ना जिसे कहा जाता है, बहुत दिनों से दोनों अलग रह रहे हैं पति पत्नी, लेकिन दावा करने के लिए वो भी आई। दूसरा अनीता आडवाणी, एक लेडी थी, महिला थी, जो उनका सेवा कर रही थी, वो भी दावा करने के लिए प्रॉपर्टी पे आ गई, बोली कि मैं दूसरी पत्नी हूँ राजेश खन्ना की, मैं इनकी सेवा कर रही थी, भले ही शादी नहीं हुई है लेकिन हम लिव इन में रह रहे थे। सारे लोग दावा करने के लिए आ गए। इसी पीरियड में एक एडवोकेट आया, वकील आया और बताया कि राजेश खन्ना साहब ने वसीयत करके गया है।
वो अपने दोनों बेटियों के नाम से ये आशीर्वाद बंगला वसीयत करके गया है। बस मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। उनकी 2 बेटी थी, रिंकी खन्ना, टिंकल खन्ना। उन दोनों बेटियों में आधा आधा प्रॉपर्टी को बांट दिया गया। बाद में क्या हुआ, उनके दामाद अक्षय कुमार, उन्होंने उस बंगला को बेच के दोनों बहन अपना आपस में आधे आधे पैसे को बांट लिए। तो ये होता है वसीयत, लड़ाई ही खत्म हो जाता है। अगर इस कानून को, इस नियम को अगर पहले की पीढ़ी के लोग समझे होते, समझते, उपयोग करते, लड़ाई होती ही नहीं। क्यों होगा ज़मीन का लड़ाई? भाई भाई में लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता, भाई बहन में लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वसीयत नहीं बना हुआ है, जो माँ बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, सीधा मतलब है सबका बराबर होगा। लेकिन अगर बराबर नहीं ले रहा है, कोई ज़्यादा कम लेने की चाह रख रहा है, या फिर आपको देख रेख नहीं कर रहा था, भाई आपस में लड़ रहा है कि तुमने तो माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, मैं तुम्हें कम दूंगा, ज़्यादा दूंगा, ऐसा नहीं होता। वसीयत अगर नहीं बना तो ऐसा नहीं होता है, सब बराबर ही लेगा, चाहे वो आपको देखे ना देखे, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगर ये सब नहीं करना है, लड़ाई नहीं करवाना है, झगड़ा नहीं करवाना है, आपको लगता है कोई ज़्यादा कमाता था, कोई नहीं कमाता था, उस हिसाब से हमको प्रॉपर्टी देना है, तो फिर वसीयत करके जाइए, लड़ाई होगा ही नहीं। अब कुछ सवाल इसमें यह भी उठता है कि वसीयत कितने प्रकार का होता है, रजिस्टर्ड कराना जरूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि वसीयत जो है आप एडवोकेट के द्वारा कराएंगे ना, वकील के द्वारा कराएंगे, तो वो खुद आपको रजिस्टर्ड करा देगा। आप उनको बोलेंगे कि मुझे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करा दीजिए। हालांकि ये आपको कहना नहीं कि सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करा दीजिए, रजिस्टर वहीं पे होता है, वो खुद करा देगा। सिर्फ आपको कहना है मेरा वसीयत रजिस्टर्ड करा दीजिए, सब रजिस्ट्रार के पास जाकर वहाँ पे रजिस्टर्ड करा देंगे। इससे अब क्या होगा, वसीयत अगर रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्टर्ड वसीयत का मानता होता है। बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब वो वसीयत टूटेगा ही नहीं। कोई भी कितना भी बाद में आके दावा करे, उस वसीयत को नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उसे रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, वसीयत तो बन गया, सारा चीज़ है, फिंगर है, फ़ोटो लगा हुआ है, सिग्नेचर है दोनों का, लेकिन वसीयत बन गया और रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो भी उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन कोर्ट में जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, उस पर दावा किया जा सकता है। वहाँ पे कोर्ट देखता है, कोर्ट का जो ओपिनियन होता है वो अपने हिसाब से डिसीजन करता है कि क्या किया जाए, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया गया। तो इसीलिए वसीयत बनाते हैं। खर्चा, इसमें खर्चा की बात रही, मैं ये चीज़ भूल गया था, खर्चा की बात रही। बहुत लोग खर्चा से डरते हैं, उसको लगता है ज़मीन जो रजिस्ट्री होती है ना, उसी प्रकार से इसमें भी खर्चा होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नॉर्मल सा खर्चा है। पावर ऑफ अटर्नी बनता है बिल्कुल सिंपल सा, उसी प्रकार से वसीयत भी बनता है, बिल्कुल सिंपल सा। एक स्टाम्प पेपर होता है, चाहे वो 200 का हो, 300 का हो, 400 का हो, मिनिमम 100 रुपया पे भी बनाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको 5000 का ही स्टाम्प लगाना है, 10,000 का ही स्टाम्प लगाना है, या फिर इतना का स्टाम्प लगाना है, या प्रॉपर्टी के हिसाब से स्टाम्प लगाना है। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वसीयत आप कर रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। अब अंत में एक सवाल का और हल कर देता हूँ कि सवाल यहाँ पर यह उठेगा कि किस प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकते हैं। आपका खुद का खरीदा हुआ नहीं है, अगर खुद का खरीदा हुआ ना भी है, आपके नाम से नहीं है, तो वसीयत आप नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे पापा के नाम के प्रॉपर्टी का आप किसी में वसीयत नहीं कर सकते, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है उसको आप वसीयत नहीं कर सकते, वो लोग करेंगे। चाहे हिस्सा बांट के मिल भी गया हुआ है तो वसीयत नहीं कर सकते। हाँ, आपके नाम से है ज़मीन, कोई भी नाम से बांट के मिल गया हुआ है, पार्टिकुलर आपके नाम से हो गया हुआ है, हिस्सा क्लियर अलग हो गया हुआ है, फिर अपना प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको किसी ने वसीयत किया था, आपको किसी ने वसीयत किया था, तो फिर उस प्रॉपर्टी को किसी को भी वसीयत कर सकते हैं। आपको किसी ने दान में दिया था प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को आप वसीयत कर सकते हैं। आपको किसी ने गिफ्ट में दिया था प्रॉपर्टी, गिफ्ट डीड करके दिया था, तो भी आप उसे वसीयत किसी को भी कर सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का प्रॉपर्टी आपके नाम से, सीधा समझ लीजिए, प्रॉपर्टी किसी प्रकार का हो, आपके नाम से पार्टिकुलर है, आप उसको वसीयत कर सकते हैं। मतलब जिसका मालिक आप है उसी को वसीयत कर सकते हैं। बहुत ही गहराई से बता दिया हूँ आपको, लेकिन आपको लगता है कुछ छूट गया है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है। मेरे ख्याल से तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ समझना है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखेंगे, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, उसी में से जो भी कमेंट मुझे काम का लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी बना देता हूँ। अब अगला टॉपिक क्या रहेगा मैं आपको बता दूँ। अगला टॉपिक रहेगा, मैं चाह रहा हूँ कि अगला टॉपिक पावर ऑफ अटर्नी पर बनाओ, या फिर गिफ्ट डीड पर बनाओ। जो दान जमीन करते हैं या फिर कोई किसी को गिफ्ट करते हैं प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का कुछ भी, मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि इसका क्या वैल्यू है, किसको किसको गिफ्ट किया जा सकता है, क्या प्रॉपर्टी गिफ्ट होता है, गिफ्ट डीड में कितना खर्चा आता है, पावर ऑफ अटर्नी में कितना खर्चा आता है, पावर ऑफ अटर्नी का वैल्यू क्या है। ये सारे सवाल है। अगर आपको लगता है इसमें से जिस सवाल पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पर बनाने का प्रयास करूँगा। हाँ, 2 दिन 4 दिन लेट होता है, लेकिन मैं बनाने का प्रयास करता हूँ और बनाता ही हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे अपना बात। मेरे चैनल पर पहली बार आया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बताया कि आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।